हम हर साल बहुत किताबें पढ़ते हैं या फिर कुछ ना कुछ, चाहे एक हो या फिर 100 हो, किताबें ज़रूर पढ़ते हैं। कुछ किताबें ठीक-ठाक होती हैं, कुछ किताबें बहुत मनोरंजक होती हैं और कुछ किताबें ऐसी होती हैं जो आपका जीवन बदल देती हैं या आपको ऐसा लगता है कि वाह! इन किताबों ने मेरे जीवन पे एक छाप छोड़ दी है। कुछ किताबें ऐसी होती हैं जिसमें लेखकों ने, ऑथर्स ने कुछ ऐसा लिख दिया या कुछ ऐसी बातें कह दी, जिनकी छाप आपकी ज़िंदगी पे हमेशा के लिए रह जाएगी। आप पूरी ज़िंदगी कभी भी हो सकता है कि आप कभी नहा रहे होंगे, कभी कपड़े बदल रहे होंगे, कभी कुछ गाने सुन रहे होंगे या ट्रैवल कर रहे होंगे और सडनली एक किताब का थॉट आपके दिमाग में आएगा। तो आज मैं आप सभी के लिए लेके आया हूँ एक लिस्ट, एक फ़हरिस्त कुछ ऐसी किताबों की जो मैंने इस साल पढ़ी और उन्होंने मेरे जीवन पे कुछ ऐसी छाप छोड़ दी है कि मैं आने वाले समय कई सालों तक उन किताबों को याद रखूँगा, उनके बारे में बातें करूँगा। तो चलिए उस लिस्ट की तरफ बढ़ते हैं। इस लिस्ट में कोई भी नंबर 5 की तो कमतर नहीं है और नंबर 1 वाली बेस्ट नहीं है। ये जो पूरी लिस्ट है इसमें सभी किताबें मेरे लिए बराबर हैं। तो जो सबसे पहले मैं किताब के बारे में बात करना चाहूँगा उस किताब का नाम है पॉलिटिकल वायलेंस इन एंशिएंट इंडिया। इस किताब को लिखा है उपिंदर सिंह जी ने। तो ये किताब एक नॉन फिक्शन है। इस किताब में भारत की हिस्ट्री लिखी हुई है और भारत में जितनी भी प्रकार की पॉलिटिकल वायलेंसेस हुई हैं उसके बारे में लिखा हुआ है। तो आमतौर पे हमें जो भारत की एक इमेज दिखाई जाती है कि हम बहुत नॉन वायलेंट प्रकार के थे मुल्क, ऐसा नहीं है, हम नहीं थे नॉन वायलेंट। कोई भी सिविलाइजेशन नॉन वायलेंट नहीं होती है। एक बहुत गांधीयन आइडिया है कि हम तो बड़े प्रेम से रहते थे और बड़ी शांति से रहते थे, नहीं रहते थे। तो इस किताब में बहुत ज़्यादा विस्तार में बताया गया है कि महाभारत से लेके और अशोका तक हम सब हमारे देश में किस किस प्रकार के पॉलिटिकल वायलेंसेस हुए हैं और उसके क्या-क्या परिणाम रहे, उसके बारे में किसने कैसे कहाँ कवर कराया हो। तो ये बहुत एक इंटरेस्टिंग किताब, बहुत टेक्स्ट बुक तरह की किताब है क्योंकि उपिंदर सिंह जी हैं जो वो हिस्ट्री की ही डीन हैं, हिस्ट्री की प्रोफ़ेसर हैं। तो वो थोड़ा लिखने का तरीका भी बहुत टीचर टाइप का है पर बहुत मज़ा आएगा आपको पढ़ के। इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारे नज़रियात हैं जो हमने शायद जो हमारे नोशंस थे, प्री कंसीव्ड नोशंस, उन्हें तोड़ दी है ये किताब। तो मेरे हिसाब से अगर किसी को एंशिएंट इंडिया में और वायलेंस और हिस्ट्री के बारे में जानना है तो एक बहुत अच्छी किताब है आपके लिए शुरू करने के लिए। नेक्स्ट बुक जो अगली किताब इस लिस्ट में है, इस किताब का नाम है रेत समाधि और इसको लिखा था गीतांजलि श्री ने। इस साल का मेरा एक रेज़ोल्यूशन ज़रूर है 2026 के लिए कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा गीतांजलि श्री जी की किताबें पढ़ूँगा। कि जितनी गीतांजलि श्री ने जो भी किताबें लिखी हैं, जैसे भी हैं, उनकी जो भी शॉर्ट स्टोरीज़ हैं, एसेज़ हैं, कुछ भी हो मैं पढ़ना चाहूँगा क्योंकि रेत समाधि जो किताब है इसने मुझे झंझोड़ दिया। ये किताब का कोई भी एक स्ट्रीमलाइन नैरेटिव नहीं है कि ए पॉइंट से बी पॉइंट पे जाते हैं। एक कहानी है कि एक बूढ़ी औरत है जो विधवा है, वो कहीं न कहीं अल्ज़ाइमर्स का शिकार हो रही है और सडनली उसको अपना बचपन याद आने लगता है जो पाकिस्तान में बीता था। तो ये किताब उस औरत की ज़िद की कहानी है और उस औरत के प्रेम की कहानी है जो उसे अपने बर्थलैंड से, जहाँ पे वो पैदा हुई थी, फिर वहाँ पे बहुत चीज़ें हैं कि वो अपने कैसे घरवालों को मनाती है, अपने बच्चों को, अपने पोता-पोतियों को, फिर वो कैसे आगे जाती हैं। फिर एक बीच में कौवों की फैमिली आती है, वो डाल पे बैठ के रोज़ उनको देखते थे और उनकी भी एक अपनी मूवमेंट चल रही है अंदर ही अंदर। एक बहुत इंटरेस्टिंग वो कवर करती है। फिर पाकिस्तान में उनके साथ कैसे-कैसे होती हैं चीज़ें और बहुत नॉन लीनियर और बहुत कंडेंस्ड नैरेटिव है। आप इस किताब को एक रोचक कथा की नॉवल की तरह नहीं पढ़ सकते कि बस पहला पन्ना, दूसरा पन्ना, तीसरा पन्ना और सीधी कहानी जारी है, ऐसा नहीं है। हो सकता है कि बीच में नैरेटर चेंज हो जाएगा। अभी आप एक शायद एक बूढ़ी औरत के पर्सपेक्टिव से देख रहे हैं, सडनली आप उसके पोते के दोस्त के पर्सपेक्टिव से देखने लगेंगे। फिर सडनली आप शायद एक पाकिस्तान में एक पंचर लगाने वाले बच्चे के पर्सपेक्टिव से चीज़ों को देखेंगे। फिर शायद आप पास्ट में जाएँगे, फिर आप फ्यूचर में जाएँगे और फिर एक कौवे की नज़र से आपको दुनिया देखनी पड़ेगी। बहुत ही कमाल नैरेटिव सेट होता है, बहुत कमाल कहानी बन के निकलती है और एक सेंस महसूस होता है किताब पढ़ने के बाद कि ये किताब एग्जिस्ट नहीं करनी चाहिए थी। ऐसी कहानी के लिए एग्जिस्ट करना इम्पॉसिबल है। ये सब लिखा जाना इम्पॉसिबल है। ऐसा नैरेटिव बिल्ड करना इम्पॉसिबल है। इस तरीके से कहानी को बता देना क्या परफेक्शन से उन्होंने लिखा है। इसीलिए उन्हें शायद उस साल बुकर प्राइज भी मिला, इंटरनेशनल बुकर प्राइज मिला इन्हें और डेजी जी को, जो इंग्लिश ट्रांसलेशन था इस किताब का, टूम्ब ऑफ सैंड के नाम से। पर सिर्फ अवार्ड को ना देख के हम इन जनरल थीम्स को देखें तो यकीन ही नहीं होता है कि ये मैंने कुछ पढ़ लिया है। कि मतलब हिंदी जैसी एक तो खूबसूरत ज़बान जो है हिंदी, उसमें इतना महान एक उपन्यास एग्जिस्ट करता है और शायद जैसे वो अभी भी पाठक नहीं मिले हैं, वो ऑडियंस नहीं मिले जो ये डिजर्व करती थी। तो मैं चाहूँगा आप सभी को कि कम से कम अपनी इस साल की 2026 की रीडिंग लिस्ट में रेत समाधि को तो ज़रूर डालिएगा।
ये किताब पढ़ के आप हिल जाएंगे। तो अब बढ़ते हैं हम अपनी तीसरी किताब की तरफ। जो थर्ड किताब है, इनके जो ऑथर हैं इनका मैं बहुत बड़ा फ़ैन हूँ। शायद मैं इतना बड़ा फ़ैन किसी भी राइटर का नहीं हूँ जितना मैं इनका हूँ। तो जो ऑथर है उनका नाम है सलील देसाई। शायद इसके चैनल पे कई 100 बार उनका मेंशन हुआ है। मैं हमेशा प्यार से ही उनका नाम लेता हूँ एक फ़ैन की तरह। तो सलील देसाई जी की एक किताब आई थी पिछले साल, उसका नाम था द ग्रजेस ऑफ गजानन गोडबोले। मैं कंपैरिजन ड्रॉ नहीं कर रहा हूँ। द ग्रजेस ऑफ गजानन गोडबोले और रेत समाधि में एक बहुत कमाल सिमिलैरिटी ये है कि दोनों किताबें एक बुजुर्ग इंसान की डिटर्मिनेशन की कहानी कहते हैं। जो होप है और जो जोश है और जो दृढ़ निश्चय है, वो सब कुछ भी कर सकते हो। रेत समाधि उसको एक बहुत अलग पर्सपेक्टिव से एक्सप्लोर करती है। और क्योंकि ये सलील देसाई जी की किताब है तो ये बहुत इसे एक पल्पी वे में एक्सप्लोर करती है कि क्या हो कि एक बूढ़े आदमी का एक्सीडेंट हो और उसकी पर्सनैलिटी ही चेंज हो जाए। जहाँ वो एक डरपोक दब्बू बुजुर्ग था, यहाँ वो सडनली एक खतरनाक प्रॉब्लमैटिक सा और एकदम एकदम जोशीला सा आदमी बन जाए। तो यही कहानी है गजानन गोडबोले की कि एक आदमी है, गजानन गोडबोले रिटायर्ड हैं सरकारी नौकरी से। इनको सडनली याद आता है कि मुझे अपने जीवन में मैंने एक लिस्ट बनाई है 10-11 लोगों की, इन सबसे मुझे बदला लेना है। बस दैट्स इट। एक लिस्ट है, सबसे बदला लेना है, सबकी ज़िंदगियाँ ख़राब करनी है क्योंकि इन्होंने मेरे साथ बहुत बुरा करा था। अब जो बुरा है वो कभी कभी बचपन में भी हुआ था कि टीचर को से डांट पड़वा दी थी मुझे, या मार पड़वा दी थी, मेरे पापा से मुझे मार पड़वा दी थी, या फिर मेरा जॉब मेरी ख़राब करा दी थी। दैट्स इट। पर आज भी ये 60 साल का आदमी वो ग्रजेस होल्ड करके बैठा है और सबसे बदला ले रहा है। तो वो एक बूढ़ा आदमी जिसकी एक्सीडेंट के बाद कुछ हो गया, एक पर्सनालिटी चेंज हो गई है, वो कैसे अपने बदले ले रहा है और क्या कमाल कहानी है। और इसका सेकंड पार्ट भी आएगा बिकॉज ओपन एंडिंग है किताब की, स्पॉइलर। बट एक कहानी कंक्लूजन तक जाती है, पर एक पॉसिबिलिटी है कि इसका एक और पार्ट आ सकता है। तो ये बहुत एक इंटरेस्टिंग, बहुत पल्पी नॉवल है। आप इसे एक हफ्ते में पढ़ सकते हैं, 3-4 दिन में पढ़ सकते हो। ये भागती है कहानी, आप पढ़ने लगेंगे आपके साथ साथ भागेगी आपको हाथ पकड़ के, बहुत मज़ा आएगा। इतना मज़ा आपको शायद किसी किताब पढ़ने में ना आए जितना सलील देसाई जी की किताबें पढ़ने में आता है। और स्पेसिफिकली ये द ग्रजेस ऑफ गजानन गोडबोले, अभी उनकी नई किताब आई है 206 बोन्स के नाम से, वो भी मुझे पढ़नी है, इस साल में पढ़ूंगा। तो ज़रूर पढ़िए। अगर आपको पल्पी, थोड़ी मसालेदार, थोड़ी स्पाइसी किताबें पसंद है तो गजानन गोडबोले इज़ फॉर यू। द ग्रजेस ऑफ गजानन गोडबोले इज़ फॉर यू। तो जो सेकंड किताब है उसका नाम है माउस। माउस एक ग्राफिक नॉवल है। इसके चैनल पे मैंने इस किताब के बारे में बात करी है। माउस एक ग्राफिक नॉवल है जो नाज़ी ऑक्यूपेशन, जो नाज़ी जर्मनी का समय था, वर्ल्ड वॉर 2 चल रही थी, उस पे जो अट्रॉसिटीज़ हुई थी जूस पे, उसको वो ग्राफिक नॉवल के तरीके में कहती है। और जो एक बायोग्राफिकल भी है ये किताब। तो जो हमारे ऑथर हैं, इलस्ट्रेटर जो भी हैं इस किताब के, आर्ट स्पीगलमैन, वो अपने पिताजी से बातें कर रहे हैं, उनके बचपन की कहानियाँ पूछ रहे हैं, वो नाज़ी जर्मनी के टाइम की कहानियाँ पूछ रहे हैं, और पोस्ट नाज़ी जर्मनी जब वो अमेरिका आए तो उनके साथ क्या क्या हुआ उसकी कहानियाँ पूछ रहे हैं और वो लिख रहे हैं। और एक तरह से वो कैपिटलाइज कर रहे हैं अपने पापा के ट्रॉमा पे। एक बहुत बायोग्राफिकल किताब है। बहुत मज़ा आएगा कि कैसे ऑक्यूपेशन, कैसे भेदभाव, कैसे कैसे जुल्म एक समाज को, एक सोसाइटी को, एज अ पॉपुलेशन चेंज कर देता है। उनके सोचने का तरीका, उनकी दुनिया को देखने का तरीका कैसे बदल जाता है। और वो इतना हार्डवायर हो जाता है कि वो ट्रॉमा जनरेशनल बन जाता है। जिसने एक्सपीरियंस करा ट्रॉमा उसमें तो है ही है, आने वाली 2-3 पीढ़ियों तक भी वो ट्रॉमा ट्रांसफ़र होता है। तो ये बहुत एक इंटरेस्टिंग कहानी है और बहुत हार्ट ब्रेकिंग कहानी है। और आप देखोगे कि कैसे मैक्रो लेवल पे तो जो हो रहा था जर्मनी में वो तो हो ही रहा था, पोलैंड में हो रहा था, पर जो माइक्रो लेवल पे एक एक इंडिविजुअल जू जो यहूदी थे उनके जीवन को कैसे अफेक्ट करा, और बाद में जब वो अमेरिका वगैरह शिफ्ट हुए तो भी उनके साथ क्या क्या हुआ। कमाल है इसका नैरेटिव। एक कहानी पीछे चल रही है जो उनके पिताजी की कहानी है और माता जी की कहानी है। एक कहानी उनकी भी चल रही है जो आज के ज़माने के जू हैं अमेरिका में, उनकी कैसे जीवन को अफेक्ट कर रहा है। फिर कैसे उनको एक सेल्फ रियलाइजेशन आ रहा है पार्ट 1 के ख़त्म होने के बाद कि शायद मैंने अपने पिताजी का इस्तेमाल ही तो करा है ये शोहरत पाने के लिए। तो एक बहुत ही इंट्रोस्पेक्टिव पीस है, बहुत मज़ा आएगा इसे पढ़ के। एंड आई थिंक अगले साल आपको ज़रूर पढ़ना चाहिए इसे। और बहुत खूबसूरत है, बहुत बहुत आर्ट बहुत खूबसूरत है इसका।
इसमें जो यहूदी हैं उन्हें चूहे के चेहरे से रिप्रेजेंट करा है, क्योंकि एक यूरोप में और शायद अमेरिका में एक स्टीरियोटाइप है, एक रेसिस्ट रिमार्क है, शायद यहूदियों को, जूस को चूहे से कंपेयर करना है, चूहा कहना, तो उसे ही रिप्रेजेंट करा है ताकि उसे ओन अप कर लें, हाँ भाई है अब बताओ। तो ये एक बहुत मज़ेदार कहानी है, आप ज़रूर पढ़ें, माउस बाय आर्ट स्पीगलमैन। अब कुछ ऑनररी मेंशंस जो किताबें इस लिस्ट में नहीं है पर उनका इफ़ेक्ट बहुत कमाल का था, या बहुत बहुत अच्छी थी, पर इस लिस्ट में नहीं आ पाई। तो ऑनररी मेंशंस में मेंशन करना चाहूँगा, खालिद हुसैनी जी की किताब थी द सी प्रेयर। वो एक बहुत अच्छी एक आर्ट काइंड ऑफ किताब है, वो आप ज़रूर पढ़ सकते हैं। फिर एक किताब है नोट्स ऑन ग्रीफ, वो एक बहुत अच्छी किताब है, आप पढ़ सकते हैं। बहुत छोटी किताब है, बहुत बहुत हार्ड हिटिंग किताब है, तो वो एक अच्छी किताब है आपके लिए पढ़ने के लिए। अब जो नंबर 1 किताब है मेरे लिए, अगेन सब किताबें बराबर हैं, पर जो फाइनल किताब मैं मेंशन करना चाहूँगा वो है हैम ऑन राय, और ये किताब लिखी थी चार्ल्स बकाउस्की ने। ये अगेन सेमी बायोग्राफिकल है, तो वो अपने बचपन की और अपने बड़े होने तक की कहानी बता रहे हैं कि कैसे वो एक रेबेलियन बच्चे थे, उनके फैमिली कैसी थी, वो कैसे लड़ते थे, उनकी स्किन और उनके चेहरे को लेके जो उनके इश्यूज़ थे उसके बारे में बातें करते हैं। फिर जैसे वो जवान हुए उसमें कैसी कैसी प्रॉब्लम्स आई, जो वो बीमारी से एक तरह से जूझ रहे थे अपनी स्किन की, उसने उनके जीवन को कैसे अफेक्ट करा। वो सॉलिट्यूड जो एक उन्हें एक्सपीरियंस करना पड़ा बिकॉज ऑफ हिज लुक, एंड उनकी फैमिली भी बहुत स्ट्रिक्ट थी, और फिर वो कैसे राइटिंग की तरफ आए, उन्हें क्यों मज़ा आने लगा लिखने में, फिर वो कैसे कैसे लिखा, फिर फैमिली में प्रॉब्लम्स हुई, फिर वो शहर चेंज करा। बहुत कमाल कहानी है। इस किताब को आप पढ़ोगे, आप ज़रूर अपने साथ कुछ ना कुछ लेके जाओगे, और आप बार बार बैठ के सोचोगे कि शायद कहीं ना कहीं मैं अपने आप को भी इस कहानी में देखता हूँ। तो ये कुछ किताबें थी जो मैंने 2025 में पढ़ी, और मुझे लगता है कि इन्होंने मेरे जीवन पे बहुत ख़ास इफ़ेक्ट डाला। ऐसे ही 2026 में मैं बहुत सारी किताबें पढ़ूँगा। अभी मैं अनुराग माइनस वर्मा एक बहुत फेमस कंटेंट क्रिएटर हैं, बहुत अच्छे थिंकर भी हैं, उनका पॉडकास्ट भी बहुत अच्छा है। तो उनकी किताब है द ग्रेट इंडियन ब्रेन रॉट, मैंने अभी पढ़नी चालू करी है, पर शायद अगले साल ही ख़त्म कर पाऊँगा। तो ऐसी ही बहुत सारी किताबें हैं, गीतांजलि श्री जी की बहुत सारी किताबें हैं, अरविंद वेल्श की बहुत किताबें हैं जो मुझे पढ़नी है, मुझे फ्योदोर दोस्तोयेव्स्की बहुत पढ़ना है इस साल। तो ये एक बहुत बड़ी लिस्ट है, विनोद कुमार शुक्ल जी पढ़ना है और ज़्यादा। तो ये सब चलता रहेगा। बाकी आप कमेंट्स में बताइए आपको सबसे बढ़िया कौन सी किताबें लगी जो आपने 2025 में पढ़ी, जो मुझे पढ़नी चाहिए, और आपके क्या गोल्स हैं 2026 को किताबों को लेके। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अगर आपकी कुछ राय है हमारे चैनल को लेके, वीडियोस को लेके, तो ज़रूर कमेंट्स में लिखें। देखने के लिए धन्यवाद।